तो क्या होगा उससे, आपने पढ़ा है, सबने बताओ मेरे को साथ साथ, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या होगा? एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होंगे। तो जब भी कोई इंसिडेंट यहाँ पे एनर्जी वेव आके गिरेगी तो क्या करेगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस मेटेलिक सरफेस को छोड़कर एमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। एंड इफ इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की लाइट की हेल्प से अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करके हमें पता चला कि यार जो फोटोन्स हैं, जो एनर्जी है, वेव है, उसके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर भी है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया इस इलेक्ट्रॉन के पास और उसकी वजह से ये एमिट हो गया, ठीक है। और ऐसा बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी ट्रांसमिट होने से भी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। होता है, बिल्कुल होता है, बट यहाँ पर जो ऑब्जर्व हुआ उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि आपको पता चलेगा कि दिस इज ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर, है ना। अभी आगे देखेंगे उसको, पता चलेगा आपको। तो ये एक फिनोमेना था जिसकी वजह से हमें पता चला। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखी फोटॉन्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटाज। ये आपको पता होगा, वेव पैकेट्स होते हैं या फिर इन्हीं को बोलते हैं क्वांटाज। तो ये पैकेट की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है। फोटोन्स जब, फोटोनिक एनर्जी या लाइट एनर्जी जब ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, है ना। जैसे मान लो, कैसे बोलोगे कि कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसा होगा। समझो कि एक बोतल है आपके पास, है ना। बोतल मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और आपके पास एक ग्लास है। तो क्या कर रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल से जब आप कोल्ड ड्रिंक पोर कर रहे हो ग्लास में, तो वो कंटिन्यूस ट्रांसफर है कि क्वांटाइज्ड है? कंटिन्यूस है, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा भाई। डायरेक्टली आप पोर कर रहे हो तो ऐसे पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक गिरती जा रही है एक वेसल से दूसरे में, तो दैट इज कंटिन्यूस ट्रांसफर, ठीक है। क्वांटाइज्ड क्या होगा, मेरे पास बहुत सारी टॉफी है, चॉकलेट है ना, चॉकलेट है बहुत सारी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मनप्रीत को चॉकलेट देनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चॉकलेट फेंक दी, इन्होंने कैच कर ली, फिर दूसरी फेंक दी, फिर दूसरी कैच कर ली, फिर तीसरी। तो क्या ये इंटरवल हो रहा है, बीच में कुछ खाली इंटरवल है, फिर एक ट्रांसफर हो रहा है, फिर खाली इंटरवल है, फिर से दूसरा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हो रहा है? यस सर। ठीक इसी तरीके से जब फोटोनिक एनर्जी, जब फोटोन्स गिरते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी, सूर्य से हमारे पास किरणें आती है ना, सन रेडिएशंस, वो इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर करती है कि एक थोड़ी एनर्जी फेंक दी, फिर थोड़ा गैप आ गया, फिर दूसरी। तो इट इज ड्यू टू पैकेट्स। जैसे चॉकलेट के पैकेट थे ना, तो ऐसी एनर्जी के पैकेट्स होंगे, वेव पैकेट्स बोलते हैं उनको, बोलेंगे क्वांटास। तो जब भी फोटोनिक एनर्जी ट्रांसफर होगी तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटास। ये चीज याद रखना, ठीक है। और क्वांटम थ्योरी है वही एक्सप्लेन करती है किसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो जब ये क्वांटाज आते हैं ना, पैकेट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स आ रहे हैं। दिस एक्सप्लेन्स द क्वांटम थ्योरी। तो पार्टिकल नेचर जो है या फिर क्वांटम जो ये कंसेप्ट है क्वांटाज का या एनर्जी पैकेट्स का, वही हमें क्या डिफाइन करता है, दैट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है जी। चलिए, तो इसके बेसिस पे फिर हमने प्रॉपर्टीज देखी। अब देखो, फोटोन ऑलवेज ट्रेवल इन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट, फोटोन्स लाइट के ही होते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट की जो है वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसी से ट्रेवल करेंगे। कितनी होती है? 3 into 10 मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपको अब तक जो पढ़ा ना उसमें बेसिक रिवीजन करा रहा हूँ और ये नोट शेयर कर दूंगा ताकि आप इनसे पढ़ सको, ठीक है। तो ये मत सोचना ये क्या करा रहे हो, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लो, साथ साथ बोलते रहो, जो बोल नहीं पा रहे हो मन में बोलते रहो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमें पता है। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है बच्चे, hc by लैम्डा। ये फॉर्मूला आप सबको रट गया होगा अब तक कि एनर्जी ऑफ फोटोन hc by लैम्डा। तो बताओ मुझे hc और लैम्डा क्या क्या है यहाँ पे? H Planck's constant, ठीक है, h is Planck's constant, c is velocity of light या speed of light in vacuum, और lambda is wavelength of incident या wavelength of लाइट। जिस लाइट के फोटोन की बात करें उसी का वेवलेंथ, ठीक है जी। अब देखो, c by लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, बिकॉज c इज इक्वल टू, c क्या होता है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू होती है और वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ गिव्स अस द स्पीड ऑफ एनी। किसी वेव का स्पीड निकालना है तो क्या करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से उसके वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी हमें मिल जाएगी।
वेव्स ऑन स्ट्रिंग जब पढ़ा था, जब स्ट्रिंग के ऊपर डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा था, वो भी ऐसे ही था ना कि डिस्टर्बेंस की वेवलेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ और उसको ऐसे ट्रेवल जिस भी वेलोसिटी से, है ना। तो Yes, sir. T इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, उससे हमें पता चल गया दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये फॉर्मूला आप सबको याद है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें तो मोमेंटम क्या होगा बेटा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे P से, और ये होता है E बाय C या फिर H बाय लैम्डा, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना। मैथमेटिक्स से हमें पता है ना कि एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। कैसे बच्चों, मोमेंटम mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल। इसको v से डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा, इसको v से डिवाइड कर दोगे तो mv बच जाएगा ना। Momentum. mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये क्या बचेगा, ये मोमेंटम ही तो होगा। वही चीज है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, वही वही फॉर्मूला है, शकल बदल के आया बस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें ये फॉर्मूला भी पता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, जब फोटोन रेस्ट पे रहेगा, जब फोटोन रेस्ट पे रहेगा तो उसका मास क्या होगा, जीरो। जीरो। तो जब भी फोटोन रेस्ट पे रहेगा उसका मास अगर हमें कहीं भी लेना पड़े फॉर्मूला में, इक्वेशन में, क्वेश्चन में, तो हमेशा जीरो लेंगे, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि कोलिजन वगैरह अगर कहीं हो रहा है तो उसको क्या लेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है जी। चलो अब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जब अगर विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी हुए तो उसको क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या और तरीके भी हो सकते थे इसको एमिट कराने के, तो ये तरीके हो सकते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। सफिशिएंट थर्मल एनर्जी दे दोगे तो भी एमिशन हो सकता है मेटल सरफेस से। दूसरा फील्ड एमिशन, की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से अप्लाई कर दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन है तो एक चार्ज ही ना, तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्यू ई के बराबर, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स क्या होता है, क्यू ई के बराबर। ये फोर्स लगेगा उस पर, ये फोर्स क्या कराएगा, अगर ये फोर्स एक सर्टेन वैल्यू को एक्सीड कर गया तो एमिट करा देगा इलेक्ट्रॉन को, द इलेक्ट्रॉन विल बी लीविंग द मेटेलिक सरफेस, और बाहर एमिट हो जाएगा। थर्ड ये था फोटो एमिशन, ठीक है। फोटो एमिशन, फोटो एमिशन का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, और अगर लाइट एनर्जी सफिशिएंट है तो इसी से एक प्रिंसिपल आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वो कहाँ पे यूज होता है वो भी अभी बताएंगे आगे, सारा उसका डिस्कशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा। फिर कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन थे इन एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड, जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किए थे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे आगे आगे थ्योरी डेवलप होती है, ठीक है। तो देखो एक एक करके पढ़ेंगे इनको। There exists a certain minimum frequency below which no emission of photoelectrons takes place. फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोनिक लाइट, जो फोटोन एनर्जी इंसिडेंट होगी उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उनके लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, यानी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट कितनी भी इंटेंसिटी से आप डाल दो, एमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फिर कम इंटेंसिटी पर भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हुए नजर आए, ठीक है। इसी को उल्टा कर दें, अगर इसी को हम लैम्डा के टर्म्स में बोलें तो देयर विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, उससे ज्यादा वेवलेंथ की अगर इंसिडेंट लाइट है तो फिर चाहे कितनी भी इंटेंस लाइट हो, कितनी भी इंटेंसिटी हो उसकी, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा, है ना। तो उससे कम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए, चाहे फिर उसकी इंटेंसिटी कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इसको याद रखने के लिए एक चीज बताऊं तुम्हें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, सोलर सेल। Yes, sir. Solar. ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर पे सोलर सेल लगा हुआ है, या सोलर लालटेन है, या फिर सोलर का कोई भी डिवाइस है, हैंड रेज करना है पर, नहीं है, अच्छा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगा रखा है अपने घर पे। सोलर सेल क्या होता है कि एनर्जी बनेगी सुबह, सुबह जब सनराइज होता है तो सन की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है, ये बताओ। Sir, ज्यादा होती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग बेटा, नहीं आठ, पहले कम होगी, फिर दोपहर में मैक्सिमम होगी, फिर शाम को फिर से कम होगी, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो सेम है,
Yes, sir. ठीक है, अब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है बट इंटेंसिटी वेरी कर रही है, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई दोपहर में, फिर से कम हो गई। अब देखो, अगर मान लो कम इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, तो सनराइज सिर्फ जो आपके सोलर सेल है वो एनर्जी केवल दोपहर के टाइम पे बनाते, ना सुबह बनाते ना शाम को बनाते। यस Yes, sir. बट जैसे ही सनराइज होता है, जैसे ही सुबह सनराइज होता है, वैसे ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए, जैसे ही सनराइज होता है तो सोलर सेल अपना काम करना शुरू कर देता है। तो अगर वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होता तो सुबह के टाइम एनर्जी नहीं बनाता। तो वो डिपेंड किस पे है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन इज डिपेंडेंट ऑन अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो अलाउड होगी, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी ना भाई, क्यों? क्योंकि ये तो वैलिड होना ही चाहिए। Yes, sir. अगर न्यू के लिए आप बोल रहे हो कि मिनिमम वैल्यू, तो लैम्डा की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग। तो यही होगा क्या ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, फोटो करंट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे वाज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, ये वही बात होगी कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो करंट आपको ऑब्जर्व होगा। थर्ड थिंग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी की वजह से हम कैरेक्टराइज करेंगे पार्टिकल नेचर को। ठीक है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, तुरंत उसी समय पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। Emission. ठीक है, ये कोलिजन लाइक फिनोमिना है। कोलिजन जब होता है क्या होता है? बिल्कुल पर एकदम टकराया और मोमेंटम ट्रांसफर मिनिमम टाइम में होता है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अगर वेव जैसा नेचर होता तो क्या होता? एनर्जी थोड़ी देर, जैसे एनर्जी गिर रही है, इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी आ रही है, वो बिल्डअप होती, इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर कर रहा होता, फिर उसके पास एक एनर्जी इतना लेवल आता है कि वो एस्केप कर सके अपने एटम को, एटम से निकलकर इलेक्ट्रॉन बाहर जा सके। ठीक है, अगर वेव नेचर होता तो। लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि जैसे मान लो कंचा खेलते हैं ना हम लोग मार्बल्स, तो जैसे टक से मारा वैसे ही नॉकआउट, है ना? तो ऐसे ही होता है कि फोटोन गिरे इलेक्ट्रॉन पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट आई और तुरंत वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ से हमें ना पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव हो रहा है कि भाई फोटोन्स जो है वो दे बिहेव लाइक अ पार्टिकल। क्योंकि फोटोन ने कोलिजन किया किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर, नॉकआउट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला, थर्ड ऑब्जर्वेशन थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन होता है, ये पता है ना आपको? Yes, sir. तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए पहली बात, और जितना गैप रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हमने ये काइनेटिक एनर्जी, इसको एच न्यू लिख दिया एनर्जी को, और माइनस वर्क फंक्शन किया, तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम बोले कि लैम्डा नोट की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला है, उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली है, तो काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट कर देंगे, तो फिर हमें लैम्डा नोट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होती है hc बाय वर्क फंक्शन। ठीक है, hc बाय वर्क फंक्शन है, hc बाय 5। तो ये हमारा क्या है? लैम्डा नोट, दैट इज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ above which there will not be any photo electric emission। ठीक है जी, और ठीक इसी के करस्पॉन्डिंग एक क्या होगी हमारे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास लैम्डा नोट और न्यू नोट की वैल्यू है। यहाँ पे आपको एक ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस इनके ग्राफ देख लो, फ्रीक्वेंसी के साथ और लैम्डा के साथ। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, पहला ग्राफ है आपका फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मिनिमम वैल्यू है ना, यहाँ पर दिस इज द मिनिमम वैल्यू, जिसके बाद आपका काइनेटिक एमिशन हो रहा है। देखो यहाँ पर देखोगे तो दिस वैल्यू इज न्यू नॉट, इससे नीचे आपका एमिशन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी इससे नीचे होगी तो एमिशन नहीं होगा, इसके बाद ही आपका एमिशन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन
इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी थी ना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, ये जो एरिया है इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को? ये वाला जो वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन को तो इंडिकेट कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर बात करें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, जबकि फोटोन ने कोई भी एनर्जी नहीं दी इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लिए बैठा है वो, एच न्यू नोट के H पास। nu naught. ये क्या है, ये एच न्यू नोट क्या है बेटा? क्या ये Work बाइंडिंग function. एनर्जी नहीं है? क्या ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है अपने एटम के साथ? Yes, sir. और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इस एनर्जी, ये जैसी ही एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री टू मूव, बट मूव नहीं करेगा, फ्री टू मूव हो जाएगा, फ्री हो जाएगा एटम के चंगुल से, बट उसको थोड़ी एनर्जी और चाहिए ताकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब आप आते हो इस लिमिटिंग कंडीशन पे यहाँ पे, तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया है बट उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। एमिट होगा ना, तो कितनी वेलोसिटी से दौड़ के जाएगा बाहर, तो 0 वेलोसिटी से। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको, तो फिर उसके पास देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट किसका हो गया बेटा, दिस इज द प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए फिर सिमिलरली अगर हम देखें लेमडा के साथ, तो 1/λ का है, लेमडा के साथ लोगरिथमिक टाइप का ग्राफ बन सकता है, लेकिन 1/λ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फाई इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के टर्म्स में होता है ना, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम यूनिट्स, तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू hc/λ होता है, तो 1/λ के साथ ही प्लॉट कर दिया ताकि आपको सीधा सीधा लीनियर सा ग्राफ दिखे। तो यहाँ पर भी प्लॉट दोनों आइडेंटिकल है, 1/λ का काइनेटिक एनर्जी के साथ और फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये प्लॉट आपके ये दोनों, और नीचे इक्वेशन से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। नीचे इक्वेशन से अगर वेरीफाई कर रहे हो, मान लो कि न्यू की वैल्यू 0 है, यहाँ पर न्यू की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -h न्यू नॉट। एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बाइंडिंग एनर्जी, कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है इन द एटम, तो ये नेगेटिव साइन है, ये वाला नीचे भी आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी अगर आप लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1/λ की वैल्यू, तो 1/λ की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो -hc/λ नॉट आ जाएगा, जो कि वर्क फंक्शन को इंडिकेट करता है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाज एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो hc/λ नॉट इज वर्क फंक्शन, hc/λ नॉट इज Work function. चलिए फटाफट दिखा देते हैं। अब देखो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, हमने वेव नेचर का फेलियर क्यों हुआ और पार्टिकल नेचर से हमें स्टडी करना क्यों पड़ा। ठीक है, देखिए जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस बढ़ती है, तो फाइनली क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन शुड आल्सो इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो इंक्रीज। बट हुआ क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डजंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या वेव एनर्जी के फॉर्म में इसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं, तो क्या हुआ फिर पार्टिकल थ्योरी का थोड़ा हमें हुआ कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमारा जो वेव है वो पार्टिकल जैसे भी बिहेव कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, पहला तो था इंटेंसिटी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए बट बढ़ती हुई नजर नहीं आई। दूसरी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द लाइट इज इंटेंस इनफ टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर लाइट के पास इतनी इंटेंसिटी है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट से एमिशन होना चाहिए था, बट क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा वेव जो फ्रीक्वेंसी, तभी एमिशन होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट ओनली विद द फ्रीक्वेंसी मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से भी पार्टिकल नेचर जैसा बिहेवियर है। थर्ड चीज क्या है, टाइम डिले, जो अभी बता रहा था कोलिजन जैसा बिहेवियर, कि अगर मान लो ठीक, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइट गिर रही है नीचे तो सभी इलेक्ट्रॉन के पास बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन विल हैव सम टाइम डिले, भाई वो एनर्जी एक्यूमुलेट करते रहेंगे और एक टाइम आएगा जब इनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तभी ये यहाँ से एमिट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होता है
whole of the energy associated with the photon is absorbed by electron and hence emission is instantaneous. जैसे एनर्जी आई तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, जिस पे गिरी उसने एब्जॉर्ब करी और तुरंत निकल गया, तो ये क्या कोलिजन जैसा बिहेवियर आ गया, तो ये पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चला कि यार जो वेव है वो पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर रहा है, फोटोन जो है वो पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये 3 प्रॉपर्टी होती है ना रेज की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। तो इनको समझने के लिए वेव नेचर भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इनसे भी हो सकता है। फिर कुछ चीजें जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये केवल और केवल स्टडी किया जा सकता है किसकी हेल्प से, पार्टिकल नेचर की हेल्प से ओनली। और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये केवल और केवल वेव नेचर के थ्रू स्टडी किया जा सकता है। तो ड्यू टू द मल्टीपल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट क्या बोलते हैं अलग अलग इसके बिहेवियर है ना, उनको स्टडी करने के लिए कभी हम वेव नेचर को यूज करते हैं, कभी हम पार्टिकल नेचर को। इसीलिए क्या होता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो मैटर कभी कभी वेव जैसे बिहेव करेगा और वेव्स कभी कभी मैटर के जैसे, है ना, यानी बोले कि कभी कभी वेव्स पार्टिकल जैसे बिहेव करेंगी और कभी कभी पार्टिकल वेव के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए अब ये प्लॉट है, ये आप देख लेना। ठीक है, इनको अभी नहीं पढ़ते, पहले आपको डी ब्रोगलीज के फिर क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को। तो ये जो प्लॉट है कल आपने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा होगा, उसी के डिफरेंट प्लॉट्स हैं कि ये क्या होता है कि फोटो करंट के साथ कैसे वेरिएशन होगा। ठीक है, ये प्लॉट हो गया सैचुरेशन करंट और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर अलग अलग इंटेंसिटी होगी तो क्या होगा, फोटो करंट जो है बढ़ता जाएगा, सैचुरेशन वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट की जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी। ऐसे प्लॉट है। उसके बाद आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये आप सब इनको देख लेना फोटो इलेक्ट्रिक के। फिर इसके बाद प्रेशर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर पढ़ा आपने? नो सर। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये अभी ना यहाँ पे नोट्स के तौर पे देखना इनको। फिर इसके फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज की प्रेशर रेडिएशन प्रेशर कैसे बिहेव करेगा। आपने कभी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखा कि लाइट मारने से कोई चीज मूव करने लग गई? यस सर। देखना, जिन्होंने नहीं देखा ना वो ऐसे देखना कि लाइट मारने से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करने लग गया, तो वो क्या होता है रेडिएशन जब उस पर इंसिडेंट होती है उसकी वजह से एक प्रेशर, बहुत कम वैल्यू होती है बट होती है, उसकी वजह से वो मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा कोई ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको ना मिलेगी तो। ठीक है, तो ये होता है रेडिएशन प्रेशर की मदद से। इसके बेसिकली अभी यहाँ फॉर्मूलाज ही हैं, सर जब आप पढ़ा देंगे तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेना। बहुत सिंपल से फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिकल है और कुछ नहीं है इसमें। अब शुरू करते हैं मैटर वेव्स। ठीक है, डी ब्रोगलीज या डी ब्रोइस का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, मैटर वेव्स से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 1924 में डी ब्रोइस थे, इन्होंने क्या किया हाइपोथेसिस दिया कि मूविंग पार्टिकल्स डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस। जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टिकल कैसे बिहेव करना चाह रहा है, वेव की तरह, है ना। पहले हमने देखा कि वेव पार्टिकल जैसे बिहेव कर रहा था, इन्होंने बोला कि पार्टिकल भी वेव जैसे बिहेव करेगा, मूविंग पार्टिकल विल बिहेव लाइक अ वेव अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो ये किन्होंने बोला, डी ब्रोइस, है ना, लुइस विक्टर डी ब्रोए। तो ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने 1924 में बोला। बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है लेकिन अभी 100 साल पहले की है। ठीक है, तो सुटेबल कंडीशन में पार्टिकल विल ट्राई टू बिहेव लाइक वेव्स। चलिए, द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर हेंस कॉल्ड एज मैटर वेव्स और डी ब्रोए वेव्स। ठीक है, तो मैटर वेव्स जो मूविंग पार्टिकल की वजह से जो आपको उसका वेव नेचर एग्जिबिट होगा, उस वेव नेचर को क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स या फिर डी ब्रोगली वेव्स। डी ब्रोगलीज वेव्स। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं जैसे डी ब्रोगली, ओके है, कई लोग बोलते हैं डी ब्रोए, ब्रोए। ठीक है, तो जो फ्रेंच होगा उसमें ब्रो, ये जो लिख रहे हैं ना इसको ब्रोए बोलते होंगे, तो हम लोग इंडिया के तो डी ब्रोगली भी बोलेंगे, कोई भड़क नहीं है। ठीक है, तो डी ब्रोइज वेवलेंथ बोलेंगे, ये चीज याद रखो। तो डी ब्रोए वेवलेंथ आर कौन सी वेव, दे आर मैटर वेव्स, है ना। और मैटर वेव्स क्या होते हैं बेटा, moving particle exhibit wave like nature and these waves are called as मैटर वेव। मैटर वेव। ठीक है, अभी देखो ध्यान, इस चीज को ना ध्यान रखो। बोलो सर आप ऐसे मूविंग पार्टिकल, देखो मेरे पास ये फोन है,
ये क्या पार्टिकल ये मूव करेगा तो क्या ये डी ब्रोई वेवलेंथ एमिट करेगा? No, sir. करेगा 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 करेगा। बट आप बोलोगे कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा? पार्टिकल तो है ना, ये मास तो है ही। अगर ये मूव करेगा तो मैटर वेव्स आएंगी कि नहीं आएंगी? Yes, sir. I will. ध्यान रखो, आएंगी। कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो मैटर वेव्स आएंगी, बट उनका इफेक्ट ना इतना कम होगा कि हम उसको क्या करते हैं, जीवन भर नेग्लेक्ट करते रहते हैं, कोई बढ़त नहीं है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये पार्टिकल है बेटा, ये मूव कर रहा है तो ये वेव्स एग्जिबिट करेगा, इनको बोलेंगे मैटर वेव्स या डी ब्रोई वेव्स। ठीक है, अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको 3 फॉर्मूलाज हैं, सर ने बता दिए होंगे आपको, फिर से बता देता हूं मैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड एज डी ब्रोई वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू h by p, यानी प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, h by mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, पहला फॉर्मूला। और यही एक फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे बाकी सारे निकल जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है p स्क्वायर बाय 2m होता है। कैसे होता है p स्क्वायर बाय 2m? करके देख लो। p इज इक्वल टू mv, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर आ गया बेटा? mv स्क्वायर बाय m, और ये ठीक है, और नीचे हाफ था एनर्जी का, तो p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो दिस इज p स्क्वायर बाय 2m इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फिर सेकंड फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला, व्हेन चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है वहां पे? देयर विल बी Field. फील्ड होगा, और उसकी वजह से कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है या फिर वर्क डन किया जा सकता है चार्ज पे। तो व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इनटू द चार्ज। चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हमें क्या मिलता है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इस वर्क को इक्वेट कर दें काइनेटिक एनर्जी से, तो क्या कर सकते हैं? h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यूवी। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको पता है ना, पोटेंशियल इधर से गया उधर गया, 2 पोटेंशियल पॉइंट्स थे, दोनों के बीच में अगर मूवमेंट हुआ तो दैट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, और वही क्या होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है बच्चे, तो h बाय अंडर रूट 2m इंटू क्यूबी। ये तीनों फॉर्मूला जिसने नहीं लिखे कल पहले क्लासेस में, तीनों फॉर्मूला लिख लो अभी, इनका भर भर के यूज होने वाला है, पहला दूसरा तीसरा। नोट डाउन करो और फिर मुझे थम्स अप दो। ठीक है, तीनों फॉर्मूला लिख लो। उस बच्चे को कूट के भगाना पड़ा, पता है तुम्हें? बोलता है मैं भी अपनी वो ले आऊं, फिर मैं भी अपनी नोटबुक ले आता हूँ। और है कौन सी क्लास में पता है वो? सेकंड क्लास में पढ़ने चला है 12th का। सेकंड क्लास वाला 12th पढ़ेगा तो क्या होगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है, उसको अभी पढ़ा रहा था कुछ दिन पहले मैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का एक बेस्ट तरीका उसने मुझे सिखाया। पहले उसने मुझे मल्टीप्लिकेशन सिखाया, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने उसे मल्टीप्लिकेशन सिखाया। तो उसने बोला जैसे मान लो मल्टीप्लाई करना है, 13 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है बेटा, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पता है कितना खतरनाक था? 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो आंसर आ गया 30। देखे कितना इजी है, मतलब उसका तरीका आसान है ना। तो कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, मान लो आपको करना है 3125 को मल्टीप्लाई करना है 1120 से, तो कितना बढ़िया है, 5 0 जा 0, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, हो गया आंसर 3140। कितना बेहतरीन है। तो फिर उसको समझाया मैंने अच्छे से, तो मल्टीप्लिकेशन के लेवल पे है बेचारा अभी। तो इसलिए मेरे पास रहता है यहाँ पे ना, तो इसलिए मैं कभी कभी उसको चेक कर लेता हूँ कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये तीनों फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिए? Yes, अब sir. अब आगे Yes, बढ़ते sir. हैं।
डी ब्रोइज वेवलेंथ के बारे में पता चला ना कि पार्टिकल कभी कभी वेव जैसे बिहेव करेगा और जो वेव्स एमिट करेगा वो क्या होंगी, मैटर वेव। मैटर वेव होंगी। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें कि इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m इंटू क्यू इंटू वी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर लैम्डा निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34, 2 Yes, sir. इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9 90. और v एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमारे क्या आंसर आएगा, इसको करें तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन √v। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रख सकते हो कि 12.27 डिवाइडेड बाय √v। अगर क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाएगा, व्हाट विल बी द डी ब्रोइज वेवलेंथ फॉर अ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट्स, तो फिर क्या आंसर आएगा उसका, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √10। ठीक है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली नहीं भी आ रहा मान लो, तो फिर ये फॉर्मूला है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह काफी लंबा हो जाएगा, तो जनरली पूछा जाता है तो इसलिए पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 √v। v आपको वोल्ट्स में रखना है, तो जब भी वोल्टेज दे दे फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही अननोन है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी मास है वो फिक्स रहेगा 9.1 10⁻⁻31 और चार्ज 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो Yes, sir. ये हो गया 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 10⁻⁻10 इज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये भी लिख लो, इसके साथ एंगस्ट्रॉम जरूर लिखना। कभी ऐसा बोलो कि मीटर में आ गया आंसर, मीटर में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहला सवाल करते हैं डी ब्रोइज का। ये करो, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v if the de Broglie's wavelength of electron is this, the potential difference is, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी आपको वेवलेंथ दे दिया, दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, h अपॉन √2m इंटू Q into V. q इंटू v। ठीक है, 2m/qv, या फिर डायरेक्टली जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए किया था, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला निकाला 12.27 बाय √v। Yes, sir. तो यही फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेहतर लग रहा है अभी के लिए, तो करो। लैम्डा इज गिवन एज 1.227 10⁻⁻2 is equal to 12.27 डिवाइडेड बाय √v। तो v निकालना है, छोटा v नहीं बड़ा v होगा ये, क्योंकि वोल्टेज है। तो क्या इसमें गलती करी मैंने कुछ, सर नैनोमीटर था ना, तो हाँ, तो कोई बच्चे ऐसे डायरेक्टली मत करना। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई, -9 कितना 10 से मल्टीप्लाई कर दूं सीधा, लैम्डा इज इक्वल टू Yes, sir. 1.227 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है क्या, नैनोमीटर, तो 10⁻�9 हो गया ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 नैनोमीटर इज इक्वल, सॉरी 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 12.27 इंटू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v। तो यहाँ से v निकालना है अब अपने को, √v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 टू द पावर 10 to the 2, power 2. तो v इज इक्वल टू, Sir, 10 raised to power 4. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया बेटा फिर,
D option. Option D. ऑप्शन ए। वी निकालना है बेटा, वी। वी yes sir. रुको रुको रुको, गलत आ गया। क्या करा रहे हो मेरे से? So क्या ये अंडर रूट उधर वाली साइड जाके स्क्वायर बन जाएगा ना, स्क्वायर तो हो 10 जाएगा ना, तो क्या आएगा फिर? ऑप्शन डी नहीं आएगा? डी आएगा सर। रूट वी इज इक्वल टू Yes sir, D option आएगा। 10 आ गया, तो 10 स्क्वायर आ गया, तो v इज इक्वल टू 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 टू द पावर 4, 4 तो ऑप्शन डी आएगा फिर। ठीक है, तो 10 किलो वोल्ट इज द आंसर। चलिए, तो ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं डी ब्रोइज वेवलेंथ पे, अभी कराएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैटर वेव्स की, वो देखते हैं एक बार। पहला पढ़ो, मैटर वेव्स आर रिलेटेड टू मूविंग पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो मैटर वेव चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, दे डोंट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, बट दे डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट पार्टिकल शुड बी मूविंग, पार्टिकल आपका मूव करता रहना चाहिए। ठीक है, फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। फेज वेलोसिटी जो होगी मैटर वेव्स की, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसका इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है। अब देखो, आपको मैं बोल रहा था कि क्या मेरा फोन है वो वेवलेंथ एमिट करेगा, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि बेसबॉल है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेसबॉल मतलब कोई भी बॉल है हमारे पास। बेसबॉल इसलिए ले लिया क्योंकि इसका स्टैंडर्ड मास होता है 138 ग्राम, जो बेसबॉल यूज होती है। 138 ग्राम है, और स्पीड मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से ये मूव की। बेसबॉल क्या होता है, डंडा होता है ना, एकदम हिट करता है ठाक से बेसबॉल। यस सर। Yes sir. होगा स्पीड ऑफ बॉल ना काफी तेज होती है आफ्टर हिटिंग द बैट, तो ये क्या है 30 मीटर पर सेकंड, काफी फास्ट वेलोसिटी है, और 138 ग्राम इसका मास है। अगर हम डी ब्रोइस वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो क्या था, अंडर रूट एच बाई एम वी, एच बाई पी था ना, तो पी क्या Yes, होता है sir. मोमेंटम, तो उसको एच बाई एम वी रख लिया। तो अब कैलकुलेट किया 6.63 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू मास को किलोग्राम में लिया। ठीक है, तो हाँ मास को किलोग्राम में 0.138 इंटू वेलोसिटी 30, तो क्या आया हमारे पास? देखो आंसर क्या रहा है, वेवलेंथ देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ठीक है, अब देखो इसलिए हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। अब लैम्डा ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे कैलकुलेट किया तो क्या आया 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 9 meter. तो जब भी हम बात करते हैं ना इनकी, अब देखो बॉल के साइज के कंपैरिजन में ये वेवलेंथ कितनी है, मुझे ये बताओ। यस बॉल का मिनिमम, बॉल का साइज कितना होगा जनरली, ये बताओ। मतलब 5 सेंटीमीटर मान लो, है ना, डायमीटर मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये देखो 5 सेंटीमीटर और ये वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, क्या ये कंपेरेबल भी है? नहीं है तो सर भाई। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रॉन का शायद डायमीटर भी नहीं होता इतनी छोटी वैल्यू, और बॉल इतनी बड़ी, तो क्या वो इतनी छोटी वेवलेंथ उसके साइज पे इफेक्ट, मतलब उसके ऑब्जर्व होगी हमें उसकी वेवलेंथ? नो क्या सर। उसके No, क्या ये sir. बॉल के बिहेवियर पे कुछ इफेक्ट डालने वाली है ये वेवलेंथ? नो सर। डालेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो साइज होगा और उसके कंपैरिजन में ये वैल्यू 2.42 10 टू द पावर, ये क्या इफेक्ट डालेगी इलेक्ट्रॉन के मोशन पे? यस Yes sir. इसीलिए जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये मैटर वेव्स ये छोटे पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यही हमारा रीजन है। ऑब्जर्व हर जगह होगा, व्हेन सम पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन सम मैटर इज मूविंग, तो मैटर वेव्स होंगी उसके एसोसिएटेड, लेकिन कहाँ पे डोमिनेंट होगा इफेक्ट, कहाँ पर नहीं होगा, वो मैटर करता है। ठीक है, ये कुछ Yes, ऐसा है, sir. मान लो ये ऐसा है कुछ कि आप 1 किलोग्राम क्या लेने गए, आप 1 किलोग्राम छोटा फ्रूट बताओ, कोई साइज क्या होता है छोटा, अंगूर लेने गए, ठीक है, ग्रेप्स। तो 1 केजी ग्रेप्स में आपने एक अंगूर एक्स्ट्रा डाल दिया, क्या इफेक्ट आएगा उस पर? नहीं आएगा, बिकॉज वो बहुत सारे थे, उनमें एक छोटा सा एडिशन हुआ है। और एक सेब लेने गए 1 किलो, तो उसमें एक सेब एक्स्ट्रा डाल दोगे तो 4 सेब ही आते हैं ना 1 किलो में, 4 या 5, तो एक डाल दोगे तो इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ऐसे ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं आता है ड्यू टू दिस डी ब्रोइज वेवलेंथ व्हेन द पार्टिकल साइज इज लार्ज। ठीक है, चलिए इसके बाद
वेवलेंथ एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द मूविंग बॉडी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो वेव एंड पार्टिकल नेचर एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होते हैं। पार्टिकल नेचर अलग चल रहा होता है, वेव नेचर अलग चल रहा होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली बोले तो हम जो स्टडी करते हैं तो वी स्टडी देम म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, इनको एक दूसरे से जोड़ के नहीं देखते। पार्टिकल नेचर अलग, वेव नेचर अलग, ठीक है। दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एट सेम टाइम। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक साथ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। या तो आप पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व करोगे या फिर केवल और केवल Wave वेव nature. नेचर, ठीक है। मैटर वेव्स रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। तो मैटर वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। अब तुम्हें एक एग्जांपल बताया था अभी, क्या क्या लिया था वहां पे? बेसबॉल, और दूसरा क्या लिया था? Electron. बेसबॉल की वेव जो थी वो कितनी थी? छोटू सी थी, ऐसे मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी बट वेवलेंथ बहुत कम होगी, ऐसे ऐसे मान लो ये वेव है। और पार्टिकल की वेव की फ्रीक्वेंसी कम थी, वेवलेंथ ज्यादा थी। अब मुझे बताओ, अगर मैं ढूंढना चाहूं तो कौन से वाले को सर्टेनली बता सकता हूँ? भाई एक बॉल है, वो थोड़ा थोड़ा हिल रही है अपनी जगह से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बॉल यहीं पे है? Yes, sir. एक बॉक्स ड्रॉ कर दूं, अब ये बॉल हिलेगी लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलेगी, है ना? तो क्या मैं ये ना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब है, ठीक है। ये ब्लू कलर का बॉक्स मैंने बॉल के आसपास ड्रॉ कर दिया, तो ये बॉल अपनी जगह पे हिल रही है। अब देखो, क्या मैं सर्टेनली बोल सकता हूँ कि ये बॉल इस बॉक्स के अंदर होगी होगी? Yes. बोल Yes, सकता हूँ, sir. क्योंकि बॉल है, साइज बहुत बड़ा है, हील बहुत कम रही है, तो बोल सकते हैं कि यहीं पे है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो क्या मैं सर्टेनली बोल पाऊंगा कि ये इसके अंदर ही होगा? No, sir. नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसकी जो एसोसिएटेड वेव्स है वो, उनका वेवलेंथ ज्यादा है और पार्टिकल का साइज भी कंपेरेबल है। तो फिर क्या होगा, कभी ये बॉक्स से बाहर भी जा सकता है, कभी बॉक्स के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी Uncertainty principle. प्रिंसिपल। तो क्या बोलता है कि आप पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल नेचर है तो मतलब मोमेंटम, मोमेंटम, और अगर उसकी वेव की बात करें तो पोजीशन। तो पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द सेम टाइम फॉर अ पार्टिकल, ठीक है। वही आगा, हाँ, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा ये प्रोबेबिलिटी की बात, जो है कि जो अभी बताया मैंने बॉक्स ड्रॉ करके कि वी कैन नॉट पिन पॉइंट द पार्टिकल। तो ये होगा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिस। इसके ऊपर वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, थोड़ा बहुत शायद सर ने पढ़ाया भी होगा आपको अभी, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज का एजेंडा है। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा? 45 मिनट्स और बचे हैं। फटाफट से अभी ये क्वेश्चन हम 45 मिनट में इजिली कर पाएंगे। तो डी ब्रोइस वेवलेंथ के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कर लिया ना, डी ब्रोइस वेवलेंथ, तो मान लो 60-70% चांसेस है कि आप उसका जो क्वेश्चन आएगा उसको कर पाओगे पेपर में। बाकी कुछ भी नहीं किया, बाकी कुछ भी नहीं किया तो 60 से 70% चांसेस है कि आप ड्यूअल नेचर का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको कर पाओ। और अगर इसके साथ आपने क्या कर लिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और कर लिया, जो प्लॉट्स इसमें दिए, जो अभी आपको नोट शेयर करूंगा उसमें प्लॉट दिए ना, कि इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करेगा, करंट के साथ कैसे वेरी करेगा, ये सब चीजें, तो अगर वो कर लिया तो 90% चांसेस है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप कर पाओ, ठीक है। तो डी ब्रोइस वेवलेंथ इतना ज्यादा पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे गए उसमें 60 to 70% इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हर बार आता है, बार बार आता है, हर बार आएगा और बार बार आएगा। तो अब आप एक काम करो, फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करो। 3 फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, लिखे हुए हैं ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको करो स्टार्ट, और फिर हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जैसे हो जाए हैंड रेज करना, और सभी बच्चे सारे क्वेश्चन करके ड्रॉप करेंगे, है ना? कुछ बच्चे आते हैं, 3-4 बच्चे ड्रॉप कर गए ऐसे ही पहले ही, तो कोई फायदा नहीं फिर। ठीक है बेटा, करो इसको स्टार्ट।
तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल की बात हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया था अभी, यस सर। क्या था फॉर्मूला? 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम्स। तो आपको लैम्डा Yes, sir. निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओ, फटाफट से वैल्यू बताओ बेटा। आगे बेटा आपका आंसर जसनूर। Yes, sir. अक्षरा, जानवी एंड जसनूर, 3 बच्चों का आंसर है। बाकी सब भी करो। फॉर्मूला तो सिंपल सा था, क्या था कि आपको लैम्डा निकालना है, तो क्या था 12.27 12.27 upon root v Armstrong. ठीक है। आंसर आएगा 10⁻⁻10 मीटर्स में, तो ये एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो अगर हम देखो अभी ऑप्शन दे रखे नैनोमीटर्स में, तो मैं क्या कर लूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ पहले, सॉरी 10 से डिवाइड कर लूँ। जो भी आंसर आएगा नैनो में कन्वर्ट, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय √v, और आंसर आ जाएगा नैनोमीटर्स में। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है बच्चे काइनेटिक है, दी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज नियरली दिस। तो अब आपको v निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, v निकालना है। पहले कैसे निकालोगे? सर V का फॉर्मूला होता है ना W/Q, तो W को हम एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो मैंने वो फिल किया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा। Yes. और ये आपको क्या दे रखा है, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो यहाँ से v जो आएगा, v विल बी इक्वल टू 144 वोल्ट्स ओनली। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्टेज चार्ज पहले इंडिकेट किया ना, तो वोल्ट्स में कन्वर्ट करना था। तो अगर आपको 144 EV अगर दे रखा हो, एनर्जी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इस चार्ज को दोनों साइड से हटा दोगे, तो दैट विल बी 144 वोल्ट्स ओनली। तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको आपको कन्वर्ट करना है पोटेंशियल में, तो दैट विल कम अप एज 144 वोल्ट। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इक्वेट कर दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस v पोटेंशियल, तो EV चार्ज इनटू v। तो यहाँ से चार्ज हटा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था यूनिट, तो E हट जाएगा, v बचेगा, दैट इज 144 वोल्ट्स। तो v इज इक्वल टू 144 वोल्ट्स, वैल्यू v की 144 रख दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय √144। तो √144 क्या होता है? 12 होगा। 12 होता है। फिर ऑप्शन नंबर A option. A. A option. ए आएगा कि डी आएगा? D. Sir, A. देखते हैं। ये क्या है बेटा, 1.227 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 10⁻⁻² कर दूं। ठीक है, अब देखो अब क्या आ रहा है, इज इक्वल टू, नीचे 10⁻² किया ना, इसको करके वो ऊपर क्या -2 आ गया। अब देखो क्या आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक 1 पॉइंट, देखो 102 था, तो इसको मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा, तो ये मान लो ऐसे आएगा 10.2 इंटू 10⁻⁻²। तो अब और क्या करें, इसको 102 करना है, तो क्या करेंगे, 102 इंटू 10⁻⁻³ -3। -3. तो आंसर आ गया नैनोमीटर्स। तो क्या आंसर आया हमारा, ऑप्शन A ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। A. ठीक है, चलिए, अगर आपने देखो फॉर्मूला ये नहीं पता होता ये वाला, तो फिर आप पूरा शुरू से कैलकुलेट करते हुए, तो इसको 1.27 याद कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, वेव नेचर किसने वेरीफाई किया बताओ? डी ब्रोगली। Sir, A option. Davison and Germer. डेविसन एंड जर्मर, डी ब्रोगलेस। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन? मैटर है? यस सर। तो मैटर का या पार्टिकल का वेव नेचर किसने डिस्कवर किया? सर डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने। अभी तो बात कर रहे थे ना कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ आर डी ब्रोगलीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज मैटर मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स का होती है जब कोई पार्टिकल मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर कहाँ से आएगा? ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो किसने डिस्कवर किया? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। जो अभी कुछ बच्चों ने बोला था ना डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो वो अंदर से फीलिंग आएगी कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, तो ये नहीं, डी ब्रोगलेस ने। इन्होंने भी तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऐसे थोड़ी कि उठे और बोल दिया, है ना? तो डी ब्रोगलेस मैटर वेव। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt. If the de Broglie's wavelength of the electron is this, the potential difference is। बताओ, ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो बार बार पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो बार बार आता है ना, तो क्या आएगा इसका भी? इसमें कौन सा फॉर्मूला? वही यूज करो, इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अभी कराया था मैंने। Sir, 10 is to the power 4 हो जाएगा. 10 to the power 4 volt। क्यों कंफ्यूज हो रहे C हो? अभी option। किया तो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। A proton and an alpha particle are accelerated from rest to the same energy. The de Broglie's wavelength lambda p is for proton, lambda alpha is for alpha particle. इनका रेशियो आपको बताना है। What will be the ratio of the de Broglie's wavelength for a photon and alpha particle? इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको? प्रोटॉन का मास पता होना चाहिए और अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल का मास पता होना चाहिए। Alpha particle का mass। ट्राई करो एक। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जो आसान रहेगा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। √2m EK। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी है। यस सर। तो क्योंकि एक्सेलरेटर सेम एनर्जी है तो एनर्जी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू के। एनर्जी सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है, तो क्या होगा? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय √m। तो लैम्डा अगर आपको निकालना है, लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा, तो क्या होगा? लैम्डा p बाय लैम्डा अल्फा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ मास ऑफ प्रोटॉन से कितने गुना होता है अल्फा पार्टिकल का मास? तो 2 गुना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 2 गुना नहीं होता? 4 गुना होता है बेटा, मास 4 गुना। ठीक है, तो इसको अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे तो फिर क्या आएगा रेशियो? 2/1। 2/1 mass of alpha particle is 4 times of mp mass of proton और divided by mass of proton, तो अंडर रूट 4/1 आएगा, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2/1। तो क्या आंसर आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये चीज याद रखो। फिर यहाँ पे बच्चे को ये नहीं पता मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू 58 क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका हो गया। चलिए ये देखो कितने बार क्या है, देखो 2019 में ही पूछा गया है, ये 19 में
उसके बाद 20 में भी आया, ठीक है, 20 में भी आया। अब देख लो, ये वाला करते हैं, नेशनल नीट 2019। बताओ, सेम ही क्वेश्चन देखो कैसे भर भर के आ रहा है। पोटेंशियल कितना, 10 किलो वोल्ट्स। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया। आंसर बताओ इसका फटाफट। मनप्रीत, जानवी, कृष्ण। कुछ बच्चों को क्वेश्चन करने से दिक्कत आती है ना, वो लोग भाग जाते हैं। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kilovolts. The de Broglie's wavelength is। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बेटा? So 1.2 by the 12.27 upon under root v Armstrong। Armstrong। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख देते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। 10 किलो वोल्ट है तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, डिवाइडेड 100 आ जाएगा। 100। और ऊपर एंगस्ट्रॉम करें तो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, आंसर देखो मीटर में निकाल रहे हैं भाई मोस्टली। Yes। ये क्या आ रहा है हमारा, 12.27 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो इससे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है फिर, Yes। है ना? So A option। ये ऑप्शन है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अगला देखो। de Broglie's wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T। ये करो, नीट 2017। थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया है ना, नहीं तो अपन फॉर्मूला बेस्ड ही थे, तो इसको ट्राई करते हैं, पर नहीं होगा तो इसको लास्ट में देखेंगे फिर। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन पता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं ना एट सम टेम्परेचर टी। कंफ्यूज कर रहा है आपको ये। मान लो एक पार्टिकल है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी भी चीज के साथ, तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? Constant। Constant। थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, बराबर, Yes sir। है ना। तो मान लो ये न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ दिया हुआ है, हैवी वाटर के साथ। Yes sir। और हैवी वाटर का टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, Capital T। कैपिटल टी। तो न्यूट्रॉन का टेम्परेचर क्या होगा फिर, Capital T। कैपिटल टी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं एक न्यूट्रॉन की, तो क्या रहेगी, 3/2 के इंटू टी। ये कहाँ से आता है, कौन से चैप्टर से आया ये, Thermodynamics। केटीजी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो 3/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 इंटू के इंटू टी। तो टेम्परेचर टी होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया। अब इसको यूज करके आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे अब लैम्बडा के लिए, h अपॉन अंडर रूट, H upon under root 2m into kinetic energy। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अभी निकाल लिया, इसको सब्स्टिट्यूट करो और फिर आंसर बताओ। मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसका क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम,
3/2। Yes. अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एन के टी होता है ना, तो एन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 होता है। यस किसका, मोनोएटोमिक गैस का, क्योंकि ये सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल। मोनोएटोमिक गैस को हम कैसे ज्यूम करते हैं बेटा, आइडियल गैस जैसे कि स्फेरिकल। अब ये सिंगल पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। सिंगल पार्टिकल तो आइडियल गैस जैसे बिहेव कर रहा है, उसका इक्वेशन ये है 3/2 kT, इसलिए हमने इसको 3/2 kT रखा। और अब लैम्डा निकालो। So option B. ऑप्शन बी आ रहा है, Yes, sir. तो इसमें Yes, सीधा sir. के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखोगे तो आपको यही मिलेगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और बाकी 3 kT नीचे बच जाएगा, 3 kT, तो m इंटू 3 kT h। ठीक है, तो यहाँ पे रख दोगे h डिवाइडेड बाय रूट 2m 3/2 kT इंटू m, सॉरी m तो लिख लिया, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन रूट 3m kT। ठीक है बेटा, कि यहाँ पे k क्या है, स्मॉल k। Rate constant. KT जी याद है तो बताओ, ये क्या है, Sir, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, ये इसमें ऐसा बोला क्यों, ये क्वेश्चन इतना अजीब सा दिया क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है ना। हैवी वाटर कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स एमिटेड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल एमिट होते हैं, तो उनको इजिली एब्जॉर्ब कर पाता है हैवी वाटर। ठीक है, इसलिए न्यूट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हैवी वाटर विच इज सराउंडिंग द रिएक्टर। तो अब इसलिए ऐसा क्वेश्चन अजीब सा क्वेश्चन है ना, तो आपको कहीं से उठाया होगा एग्जामिनर ने कंसेप्ट, फिर वहां से क्वेश्चन बनाया, तो आपको ऐसे अजीब लग रहा है देखने में क्या है, बट हमें क्या, हमें तो पता होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टेम्परेचर बराबर है। बराबर। ठीक है बेटा, चलिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon having same energy, the ratio of de Broglie wavelength associated with them is, electron of mass m and a photon having same energy E, the ratio of de Broglie wavelengths associated with them is। थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, आप क्या करो, मैं वो 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना, 2 मिनट या 3 मिनट, 8:10 पे इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तब तक सब लोग ट्राई करो, जिनका आंसर आ जाता है हैंड रेज करना। अगर बीच में डाउट आते हैं तो डाउट पूछ लो, अगर मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हो। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बेटा, E is equal to H upon lambda. HC upon lambda. आज शुरुआत में फर्स्ट स्लाइड पे बताया था, एच सी अपॉन लैम्डा। या फिर एच न्यू के बराबर, है ना। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या क्या आएगी, Half mv square. हाँ सिंपल वही फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको रेशियो बताना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर अ पार्टिकल तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
अब आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो वो कैसे निकलेगा, एच सी बाय लेमडा ऑफ फोटोन, ठीक है, एच सी बाय लेमडा। तो वहां से आप निकाल सकते हो क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के। जशनूर, तमनप्रीत, जानवी आ गया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो यार, यही बच्चे आंसर करते हैं। बताओ बेटा कौन सा आंसर आया आपका। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन। ऑप्शन डी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग, सर बॉल। डी फॉर बॉल आ गया। चलो ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। चलो हमें क्या निकालना है, द रेशियो डी ब्रोगली एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रॉन दिया है पहले फिर प्रोटॉन, तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा ऑफ ई डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ई, फोटोन, ठीक है। लैम्डा ऑफ ई अगर हम निकालें तो क्या होता है बच्चे, एच अपॉन अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट 2m 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 इंटू के, एनर्जी। ए। या फिर इस के को एनर्जी लिख लूं खाली, 2m इंटू ई, ठीक है। बाकी लैम्डा ऑफ फोटोन क्या होता है, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी अपॉन एच सी बाय लैम्डा ऑफ लैम्डा। फोटोन। तो ये लैम्डा ऑफ फोटोन क्या है, दिस इज द डी ब्रो इज जो वेवलेंथ है, तो यहाँ से निकाल लो। तो ये लैम्डा पी क्या होगा, लैम्डा पी इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। ई। अब आपको लैम्डा ई बाई लैम्डा पी निकालना है, तो वैल्यूज रख दो। अभी रखा है लैम्डा ई, अभी निकाला, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई इंटू एच सी बाय, सॉरी डिवाइड किया ना नीचे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या ई होगा, बाय एच सी। ई बाय एच सी। अब करो सॉल्व, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा बताओ, 1/c अंडर रूट 2m रूट ई। इंटू अंडर रूट ई, ऊपर बच जाएगा, नीचे वाला रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 2m बच जाएगा, है ना, क्योंकि ये रूट ही था ये root यस था। सर। तो फिर क्या आंसर आएगा, 1/c अंडर रूट ऑफ ई बाय 2m। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, सी की, बी की डी, डी ऑप्शन। डी। डी हो डी गया। ऑप्शन। एक बार चेक कर लो आप आंसर, देखो डी, डी फॉर डॉग आ रहा है, डी फॉर दिल्ली ना, डी फॉर डेनमार्क। चलिए ये बस देख लो आपने कहाँ गलती की थी। बी कैसे आया, आप सब लोगों का बी कैसे आया, मुझे एक बार ये बताओ, जिनका बी आया था, जसनूर, तमनप्रीत, जानवी, आपका आया था ना बी। सर सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक हो गई थी लास्ट में। बाकी सर मैं रेशियो निकालना भूल गई। ठीक, ठीक है चलो, तो ऑप्शन बी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं, ये भी 2016 में आया है। इलेक्ट्रॉन of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on the target of an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. cutoff wavelength आपको निकालना है।
देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी दे दी, हैविंग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब में कुछ भी टारगेट होगा, जनरली क्या होता है रूबी क्रिस्टल एंड कोई गैस होती है, तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे तो कट ऑफ वेवलेंथ पूछा आपको। कट ऑफ वेवलेंथ का वो केस होगा बेटा जहां पर इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए आपकी, एमिटेड फोटॉन्स की एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट स्टॉप हो जाए, इंसिडेंट हुआ उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची, मतलब द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंट इनफ टू एमिट द फोटोन ओनली। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो इंसिडेंट हुआ तो वहां से एक फोटोन एमिट होगा, एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब क्या होती है बेटा, ऐसे ट्यूब होगी उसमें कुछ क्रिस्टल होता है, जनरली रूबी क्रिस्टल टाइप से कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और साथ में कोई गैस भरी रहेगी। अब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से, जैसे ही गिरेगा इस पर तो इसकी ये कुछ काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा था, जैसे इंसिडेंट हुआ तो उसके तुरंत बाद यहाँ से एक फोटोन एमिट होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कट ऑफ का केस क्या होगा, कट ऑफ की लिमिटिंग वैल्यू है कट ऑफ वेवलेंथ की, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के पास केवल और केवल इतनी ही एनर्जी है जितनी ये सफिशिएंट इनफ विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट द एक्स रेज। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पहले निकालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एनर्जी ऑफ द फोटोन, दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहां से आपको लैम्डा नोट और लैम्डा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इस लैम्डा नोट इज कट ऑफ वेवलेंथ और लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। ठीक है, तो रिलेशन आपको ऐसे मिलेगा, करिए ट्राई एक बार। सो उसके पास बस उतनी वेवलेंथ है ना कि वो एमिट हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर रहा है वो। नहीं नहीं करेगा। ओके सर। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है बेटा, एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा। ठीक है, लिमिटिंग केस में एनर्जी किसके बराबर होगी, एच सी बाई लैम्डा नॉट के बराबर है ना, कट ऑफ वेवलेंथ, इससे ज्यादा वेवलेंथ का हुआ तो एमिशन नहीं होगा। ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, एनर्जी पोजेस्ड बाय द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है, तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, एच बाय लैम्डा नॉट। पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बट देखो जो ऑप्शन है उसमें कहीं है, नो सर। हाँ सर। तो ऑप्शंस में क्या यूज करोगे फिर आप, सर डी ब्लॉक इक्वेशन। हाँ पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाई 2m करके देखो, v नहीं है ना हमारे पास, v नहीं है बेटा, तो v नहीं है तो हम पी स्क्वायर बाई 2m करके देखेंगे, बट ट्राई करो उससे, क्योंकि p को आप लिख सकते हो h बाई लैम्डा, p को आप h बाई लैम्डा लिख सकते हो ना। यस। ठीक है, हमें पता है यार लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी होता है, यही तो पहला स्टेप था, तो p को हम लिख सकते हैं h बाई लैम्डा, तो हम यूज करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाई 2m, इसमें p को h बाई लैम्डा लिख लेंगे तो h बाई लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब इजी हो गया, अब इन दोनों को इक्वेट करना है, ये नीचे वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाला एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटॉन्स लिमिटिंग। फोटोन।
ठीक है, दोनों को इक्वेट करो, फिर आपको लैम्डा नोट और लैम्डा के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। सर ए ऑप्शन। ये आ गया जशनूर? Yes, sir. ठीक है, तो ये पी स्क्वायर बाई 2m क्यों यूज किया? बट क्योंकि पी को हम h बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना, तो फिर लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट और Yes, इसके sir. फॉर्म में आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे हमें पता चल रहा है कि यार लैम्डा अगर यूज हो रहा है तो लैम्डा कहाँ से लेके आएंगे? लैम्डा नोट तो हमें मिल गया, इधर से लैम्डा कहाँ से लाएंगे? देखो सभी क्वेश्चन में लैम्डा 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 सब है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके निकाल लेंगे। चलिए, which of the following figure represent the variation of particle momentum at the associated de Broglie wavelength? पार्टिकल मोमेंटम और de Broglie wavelength को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। p। तो अब देखो पार्टिकल मोमेंटम, p इज पार्टिकल मोमेंटम एंड लैम्डा इज de Broglie wavelength, तो क्या हो रहा है? Yes, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय p। तो yes, कौन सा sir. ग्राफ नजर आ रहा है आपको? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला। So, B देखो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, जैसे जैसे p बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। बट क्या ये बी लीनियर? ऑप्शन हाँ, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बी लीनियर ऑप्शन आएगा। लीनियर नहीं है, बी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन बी है। Sir, B option आएगा. ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, डी और बी में से हमें चूज करना, तो डी में बढ़ता जा रहा है ना, डी में बढ़ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज सही है। चलिए, 65, if the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in de Broglie's wavelength is। तो कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में? तो लैम्डा इज इक्वल टू बताओ h अपॉन अंडर रूट 2m 2m into kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट इनटू काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. तो अब क्या कर दिया? काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स, तो पहले जो थी उसका 16 गुना कर दी गई, तो क्या हो जाएगा? डी ब्रोई वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डी ब्रोई वेवलेंथ 2m into 16. अरे, lambda dash is equal to, lambda dash will be directly proportional to 1 upon under root kinetic energy dash। Yes, sir. ke dash कितना है आपका? 16 टाइम्स ऑफ ke, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इसका मतलब 1 अपॉन 4 इंटू 4 अंडर into रूट के। kinetic। 16 बाहर आ गया ना रूट के, Yes, यानी इसका sir. मतलब क्या हुआ? Yes, लैम्डा डैश लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 बाय 4 Lambda ऑफ by 4. To original lambda। ओरिजिनल लैम्डा। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोइज वेवलेंथ, कितना परसेंट चेंज हुआ? परसेंटेज चेंज बताओ। लैम्डा से घटकर 1/4 लैम्डा हो गया, तो परसेंटेज क्या चेंज क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। 100। क्या रहेगा आंसर? देखो 25%. 75%। ठीक है, चेंज वैसे भी दिख रहा है आपको कि 75% वैल्यू घट गई है, तभी तो 1/4 हो गई, बच गई कितनी? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 द ओरिजिनल वैल्यू। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। बी इज द B करेक्ट। option. तो 65 वाले का ऑप्शन बी हमारा सही आ गया। ठीक है, और कौन सा देखें आप क्वेश्चन नंबर 66 कर लो। The wavelength lambda e of an electron and lambda p of photon
of same energy E are related by. अभी किया था ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होंगे. लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? H/√2m/k. यस सर. और फोटोन की कैसे निकालोगे? Hc/E. लैम्डा या Hc/E. E इज इक्वल टू Hc/λ था ना, तो E लैम्डा ऑफ फोटोन क्या आएगा? Hc/E. सर ए ऑप्शन. ऑप्शन ए आएगा है ना. जो डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ दे आर हैविंग सेम एनर्जी. सोल्व कराऊं इसको? यस सर. यस सर. H/P. ठीक है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये किसके बराबर आया था? H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो ये आया था. उसके बाद फोटोन की अगर Yes, हमें sir. बताते हो लैम्डा ऑफ फोटोन, वो क्या था? लैम्डा ऑफ फोटोन Hc/E. E. इज इक्वल टू Hc/λ होता है, तो ये Hc/E हो गया. तो अब देख लो आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो ही तो निकालना है. तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा बेटा? लैम्डा E बाई लैम्डा P ये निकाल देते हैं. लैम्डा E बाय लैम्डा P. तो H/√2m इंटू E डिवाइडेड बाय Hc/E. तो इसको अब देखते हैं करके. H डिवाइडेड बाय √2m E बाय Hc. H से H काट लेंगे, ये क्या आ गया? 1/c इंटू अंडर रूट ऑफ E बाय 2m. ठीक है. अब हमारे ये क्या मिला हमें? लैम्डा E बाय लैम्डा P. ठीक है. अब देखो लैम्डा P की वैल्यू रख सकते हैं हम, या फिर लैम्डा E की रखें. एक सेकंड. लैम्डा E इज इक्वल टू इसमें एनर्जी सेम एनर्जी आर रिलेटेड है ना, सेम एनर्जी दे रखा है. तो क्या एनर्जी को इक्वेट करने से आएगा क्या ये? लैम्डा E एंड लैम्डा P इज एनर्जी को इक्वेट करने से आएगा बेटा. अगर हम दोनों की एनर्जी को कैलकुलेट करके फिर इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा. ठीक है. तो यार एनर्जी के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा और लैम्डा पी के, क्योंकि ई कैंसिल आउट हो जाएगा फिर. ठीक है. तो यहाँ से और इधर से एनर्जी निकाल लेता हूँ. तो वहां से एनर्जी निकालेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा ई स्क्वायर और इज इक्वल टू H² डिवाइडेड बाय 2m इंटू ई. ठीक है. तो यहाँ से इम्प्लाइज E इज इक्वल टू लैम्डा ई स्क्वायर इंटू 2m बाय एक सेकेंड E is equal to H² बाय 2m इंटू लैम्डा E स्क्वायर. और यहाँ से जो E आएगा वो आएगा आपका Hc बाय लैम्डा P. अब दोनों को इक्वेट कर देंगे आप हम, तो क्योंकि एनर्जी सेम है ना, ये गलती कर दी. तो H² बाय 2m इंटू लैम्डा E स्क्वायर इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा P. अब यहाँ से बाकी वैल्यू कांस्टेंट ही हैं सारी. 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, H दोनों साइड कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है. तो यहाँ से मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि लैम्डा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा E स्क्वायर, है ना. डायरेक्टली बोल सकते हैं, नहीं तो आप इनको इकट्ठा करके फिर बोल दो कि वो कांस्टेंट. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है. लैम्डा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा E स्क्वायर. क्यों किया? बिकॉज दे आर हैविंग सेम एनर्जी. तो मैंने E को इक्वेट कर दिया, ये E और ये काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी ऑफ
प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए, 3-4 क्वेश्चन, इनको आप लोग सॉल्व करना। सिमिलर क्वेश्चन है सारे, और इसके बाद अगर डाउट आए तो डाउट ग्रुप में शेयर कर देना। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं इनको। देखो इसमें क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इजीली निकाल पाओगे, पार्टिकल ऑफ मास m हैज सेम वेवलेंथ एज इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ? h/√2m इंटू के। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकाल लो, सेम वेवलेंथ है दोनों की, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से निकल जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। उसके बाद फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन मैक्सिमम डी ब्रोइज वेवलेंथ विल बी 4। ये अलग अलग पार्टिकल है, सब इनमें से मैक्सिमम सेम वेलोसिटी से मूव करे तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी आएगी? जिसका मास मैक्सिमम होगा। h/p होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो p को आप क्या लिख सकते हो? h/m भी लिख सकते हो। वेलोसिटी सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है, तो जिसका मास मैक्सिमम होगा उसकी वेवलेंथ मिनिमम आएगी। जिसका मास मिनिमम उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम। तो इनमें से सबसे मिनिमम मास किसका होता है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से किसका? प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ठीक है, करना लेकिन कैलकुलेट आप इसको करना। द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट इज 3 eV देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। बस ये सेम क्वेश्चन है, अभी कराया था। ठीक है, इससे आप 3 eV है, यहाँ से आप पोटेंशियल निकाल लो, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करो और फिर वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट जो थर्ड फॉर्मूला था, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस इज इन ऑर्डर ऑफ। यहाँ भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का है। यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? 12.27 ठीक है, तो आ जाएगा आपका। तो क्या आएगा? यंगस्ट्रॉम में आंसर आता है, क्या होगा बेटा? 100 आएगा। तो इसका तो ऐसे ही सॉल्व भी हो जाएगा। 12.27 डिवाइडेड बाई 10 यंगस्ट्रॉम, तो क्या आ गया? 1.2। 1 is D ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है? D ऑप्शन। चलो 71 डी ब्रोइज वेवलेंथ corresponding to particle of mass velocity wavelength associated with it is particle of mass m velocity v has a wavelength associated with it as h/mv। MV। ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ये लास्ट में दिया था, 71 तक हो गया हमारा, सारे हो गए। ये क्वेश्चन है, ये खुद से करना है एक बार। इसका लेंथी सॉल्यूशन है, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं आएगा तो इसका शेयर करेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 ये होमवर्क है। और 1-2 क्वेश्चन जो अभी जो सॉल्व नहीं हुए इसको भी करना, सभी पार्टिकल के लिए कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा प्रोटॉन का मास कितने गुना होता है, न्यूट्रॉन का अल्फा बीटा सब याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी करना, बाकी सभी हो गए अभी। ठीक है, तो अगर अभी आपको डाउट है इसमें कुछ तो पूछ लो, नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं बेटा।